Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार, ख़ास मेहमान में आपका स्वागत है। हम हैं पनवेल के खारघर इलाके में और आज जो हमारे ख़ास मेहमान हैं वो ऑब्वियसली इस इलाके से ही हैं और कोई छोटी मोटी पर्सनालिटी नहीं है। पनवेल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जब बनी, दो बहुत ही अच्छे कमिश्नर हमारे को यहाँ पर मिले, सुधाकर शिंदे साहब और फिर गणेश देशमुख साहब। और अब ऐसा लग रहा है कि बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स हमें मिले हैं कि उनके नाम ही इनका मिलाकर है। और आज हमारे साथ हैं सुधाकर देशमुख सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका ख़ास मेहमान में। सर जैसे मैंने कहा कि दोनों का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आप में हमारे को मिल गया है, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर और सबको साथ मिला के चलने वाले। सर सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जर्नी के बारे में आपके कि किस तरह से पहली बार तो आप ये सर्विस में आए। सर बैकग्राउंड के बारे में आपको कुछ बताएं। बेसिकली तो मैं एक छोटे से गांव नासिक ज़िले में एक छोटा गांव है, वहाँ से हूँ। एक बड़ी फार्मर फैमिली जो है थी, वो फैमिली से छोटे गांव में पढ़ाई करके बाद में एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो गया और बाद में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग जो है तो उसके माध्यम से मैं अर्बन डेवलपमेंट की सर्विस में आ गया। जी, बट क्या सर ये अर्बन डेवलपमेंट में आए, जिस तरह से गवर्नमेंट सर्विस में आए, क्या फैमिली से भी इसमें थे कोई? फैमिली में कोई नहीं था। मेरे दो बड़े भाई जो है जी, वो एक इंजीनियर है, दूसरा एग्रीकल्चर में ही पीएचडी है, वो एग्रीकल्चर कॉलेज में प्रोफेसर है और मैं थर्ड एंड लास्ट हूँ। गांव में वैसा तो एजुकेशन का कोई बैकग्राउंड नहीं था। हमारा ही फैमिली जो सबसे पहला फैमिली है जो कुछ पढ़ाई में आगे जा रहा था। बाकी छोटे गांव में बहुत सारे लोग खेतीबाड़ी कर रहे थे। बागायत खेती बहुत सारी लोगों की है। इरिगेटेड लैंड होने की वजह से बहुत सारे लोग खेती में ज़्यादा ध्यान देते थे। तो ये पब्लिक सर्विस की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जब होते थे हम लोग, वो टाइम में 84 टू 88 में मैं बीएससी एग्रीकल्चर हो गया। तो वो टाइम में बहुत सारे एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स थे, तो सिलेबस ही ऐसा था कि वो हमें खींचता था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और हमारे बहुत सारे लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते थे। वैसा ही लगा, ऐसा तो लगता था कि कोई छोटा मोटा ऑफिसर बने, सरकारी नौकरी में रहेगा तो छोटे गांव में अट्रैक्शन रहता है। तो ऐसा सोचता था कोई गवर्नमेंट की जॉब भी मिलेगी तो अच्छी लगती है, ऐसा वो टाइम का कॉलेज के टाइम में थिंकिंग था। पता नहीं था कहाँ तक जाएंगे, लेकिन अब तक अभी यहाँ तक आ गए हैं। बहुत अच्छा आ गए हैं सर। तो आपके बारे में बताइए कि सर किस तरह से जो हाइलाइट्स रहे आपकी जर्नी की, पोस्टिंग्स रही हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। वैसा तो मेरा 10 साल नगर परिषद में मैंने काम किया, छोटी छोटी जो काउंसिल्स होती है वहाँ पे काम किया। उसके बाद में 2004 से मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काम कर चुका हूँ। पूना, पिंपरी चिंचवड़ ऐसी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन जो है वहाँ पे बड़ी बड़ी जिम्मेदारी मैंने निभाई है। और कमिश्नरशिप में मैंने धुलिया में 2 साल काम किया, उल्लासनगर में 1 साल काम किया है, भिवंडी का भी थोड़ा एडिशनल चार्ज संभाला। अभी चौथा जो कमिश्नरशिप है मैं पनवेल में अभी संभाल रहा हूँ। अभी आप लोगों से सहयोग मिल रहा है। अभी कोरोना के टाइम में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी कमिश्नरशिप चौथे टाइम में यहाँ पे कर रहा है। बिल्कुल सर। और जब आपने पनवेल में बागडोर संभाली, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से देश गुजर रहा था, पनवेल गुजर रहा था, कोविड का टाइम था, और ऐसे टाइम पे बीच में आप आके हैंडल करते, तो किस तरह से आपने फिर ये स्थिति देखा? बेसिकली पनवेल का हम देखेंगे तो अभी तक स्टाफिंग पैटर्न अभी तक अप्रूव नहीं है। कॉरपोरेशन के पास कोई मेडिकल ऐसा स्टाफ नहीं है, खुद का हॉस्पिटल नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। और मैं जब आया, मई महीने में मैं आ गया, जब पेशेंट्स तो बहुत बढ़ रहे थे। ऐसे टाइम में जब मैं आया तो यहाँ पब्लिक का सहयोग लेके, लोकल डॉक्टर्स का, लोकल हॉस्पिटल्स का सहयोग लेके ही काम कर सकता था। तो वैसे हिसाब से प्लानिंग करके अपना जो स्टाफ है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है, कोई ग्राम पंचायत का स्टाफ है, बहुत सारे इनहेरेंट इशू जो है वो साथ में लेके जो पॉसिबल है वो सब किया। और वो सब करते हुए जो हमारा पिछला जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है वो बहुत काम में आया। जो पनवेल के पहले मैंने उल्लासनगर में मई महीने तक कोई पेशेंट आने नहीं दिए थे, और जब पूरा इंडिया में लॉकडाउन हो गया तो 22 तारीख के बाद में हो गया, तो उल्लासनगर में 3 दिन पहले ही लॉकडाउन वो लोगों ने खुद ने किया था। तो इसकी वजह से उल्लासनगर में 15 मई तक कोई पेशेंट नहीं थे। यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी की कि जो लोगों की हेल्प लेके, क्योंकि यहाँ स्टाफ कम था। कोई कॉरपोरेशन देखेंगे तो 10,000 20,000 ऐसा स्टाफ होता है, हमारे पास 300-400 स्टाफ रहेगा तो हम इतना काम कर नहीं सकते। फिर भी कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ और हमारा स्टाफ बहुत मेहनत की वो लोगों ने, और बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे दे दिया। आपने बेसिकली बहुत सक्सेसफुली हैंडल किया, क्योंकि फिर हालात
कंट्रोल में आए ऑब्वियसली पनवेल में, तो क्या की एरियाज़ थे जिस पे आपने काम किया फिर? यहाँ पे जो अपना कंटेनमेंट जोन जो थे, शुरू में तो 4-5 जोन ही गए थे। वहाँ पे खंदा कॉलोनी जो एरिया जो है वो पूरा लॉक करवा दिया गया था, और जो ज़्यादा पेशेंट रहेंगे वहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया था। सबसे बड़ी चीज़ हम लोगों ने की कि जो हमारा एरिया जो है 110 स्क्वायर किलोमीटर है, तो इतने बड़े एरिया में कंट्रोल करना मुश्किल है, और हर कोई जो कांटेक्ट में आ रहा है, हाई रिस्क है, उसको हॉस्पिटल में लाना है तो वो रिस्की था। उसके लिए एम्बुलेंस अरेंज करना, ये बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक थी। तो हमने ये सोचा कि इमीडिएट किसी का टेस्टिंग करें और उसको इलाज उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ऐसा सोच के हम लोगों ने अक्टूबर-नवंबर में ऐसा बनाया कि जो अपने 6 आरोग्य केंद्र थे, 6 केंद्रों पे 6 मूविंग व्हीकल दे दिए, और वो व्हीकल में टेस्टिंग और डॉक्टर्स वो दोनों दे दिए। कोई घर में एंटीजन पॉजिटिव आ गया कि उसको इमीडिएट दवाई दे दी। इसकी वजह से हमारे यहाँ मोर्टेलिटी कम हो गई, और हमारा अभी भी डेथ रेट जो है एमएमआर सेक्शन में सबसे कम है। ये खुशी की बात है कि यहाँ पे हम इलाज, पेशेंट तो बढ़ रहे थे, हमारा सिटी जो है उसका जो हम देखेंगे तो 80% पीपल आर मूविंग आउट, गोइंग समवेयर, वर्किंग समवेयर एंड कमिंग हियर फॉर रेस्ट, ऐसा है। तो इसके लिए जो स्प्रेड है कोविड का, वो स्प्रेड जो है बाहर से हो रहा था, हमारे यहाँ पे लोग आ रहे थे, तो उनको इलाज करना और उनको ट्रेस करके उनको कोविड की जो दवाई उपलब्ध करके देना, ये सबसे बड़ी चीज़ थी, इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। और उसको ध्यान देके हर घर में जाके उसका टेस्टिंग करके उसको इलाज किया। इसकी वजह से ज़्यादा हाईएस्ट आइसोलेशन हमारे जो है पूरा इंडिया में भी देखेंगे तो घर में आइसोलेशन करके उसको इलाज देने वाला हमसे ज़्यादा फिगर थी। हमें पूछा भी गया था कि इतना आइसोलेशन घर में रह के भी लोग कैसे ठीक हो रहे, तो हम घर में ट्रीटमेंट देते थे, इसकी वजह से वो ज़्यादा उसका फ़ायदा हो। बिल्कुल फैंटास्टिक। और सर डेफिनेटली बहुत कंट्रोल में फ़िलहाल कोविड का जो पैंडमिक है वो पनवेल में भी हो गया है, बट द डेंजर्स स्टिल देयर। फ़िलहाल किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं? अभी कल और परसों, अभी ये फरवरी में हम देख रहे हैं तो पेशेंट की संख्या तो बढ़ रही है। अभी सब अभी खुल रहा है, बिजनेस चालू हो रहे हैं, ऑफिसेज शुरू हो रहे हैं, लोग रिलैक्स हो रहे हैं, आपको लग रहा है? स्कूल शुरू हो रहे हैं, कॉलेजेस शुरू हो रहे हैं, लोग रिलैक्स भी हो रहे हैं। ये दूसरी चीज़ तो है ही, लेकिन पहली जो है कि ये सब शुरू करना ही पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी तो बड़ी बुरी तरह से इम्पैक्ट उसका आ गया है। इकोनॉमी पूरी डिस्ट्रॉय हो गई है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई है, हम ही उसका एक पार्ट है। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन में इम्पैक्ट आ गया है, सब चीज़ें जो है इसके लिए शुरू तो करना पड़ेगा। लेकिन अभी लोग जो उसमें मास्क ना पहनना, जो रूल्स है, सोशल डिस्टेंसिंग जो है, उसके बारे में इतना ध्यान नहीं दे रहे। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि पेशेंट्स तो बढ़ रहे हैं। फिलहाल पनवेल में जो बढ़ने की जो संख्या है उतनी ज़्यादा नहीं है। हमारे यहाँ कांस्टेंट फिगर है कि 40 to 60 के बीच में आज पेशेंट है। कॉलेज के बारे में मुंबई और थाना डिस्ट्रिक्ट में तो कॉलेज शुरू ना करने का डिसीजन लिया गया है, लेकिन हम लोगों ने कॉलेज शुरू करने का डिसीजन लिया है, क्योंकि पूरा महाराष्ट्र में शुरू हो रहा है और जो हमारे छात्र जो है उनका नुकसान ना हुए, इसकी वजह से है। एक्चुअली हम कितना भी रोक पाए तो हमारा पूरा पॉपुलेशन, पूरी आबादी जो है वो मुंबई क्षेत्र में आजू बाजू में काम करने को जा रही है। उनके हिसाब से हम स्टूडेंट देखेंगे तो स्टूडेंट की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो है हमारा एरिया 110 स्क्वायर किलोमीटर है, और इतनी बड़े इलाके में इतनी भीड़ ज़्यादा नहीं हो पाएंगी। लेकिन स्कूल और कॉलेज जो है उन्होंने पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उसमें जो है 50% अटेंडेंस रहेगा या बाकी स्टूडेंट्स में स्प्रेड कम रहेगा, इसका अवेयरनेस का जिम्मेदारी कॉलेज में करना पड़ेगा। नहीं तो जैसा मुंबई और थाना बंद है वैसे हिसाब से हमें भी बंद करना पड़ेगा। तो अभी आपने ऑर्डर दे दिया है कि ये शुरू करने का ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया है। 15 तारीख का जो यूनिवर्सिटी की और गवर्नमेंट की डायरेक्शंस थी वो हिसाब से रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी शुरू हो रहे हैं और हमारे पनवेल में भी शुरू हो रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत पॉजिटिव स्टेप्स जैसा आपने कहा करना ही पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी की भी बात है और ये भी है। लोगों को इसमें सर फिलहाल जैसा आपने कहा कि प्रिकॉशंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली लोगों ने इसमें 3 चीज़ें संभाली समझो। मास्क का यूज़ जो है वो कंटिन्यू करेंगे, अपना हाथ धोना या सैनिटाइज़र का यूज़ करना ये कंटिन्यू रखेंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग, ये 3 चीज़ें करेंगे तो हमारे यहाँ कोरोना कंट्रोल में रह सकता है। हमारी इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली शहर नहीं है। हम एमएमआर सेक्शन में देखेंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से पनवेल जो है सेकंड लास्ट है। वसई विरार कॉर्पोरेशन का इलाका बड़ा है, इसकी वजह से वसई विरार में थोड़ा सा डेंसिटी हमसे कम आ रही है। फिर भी हम देखेंगे तो पनवेल में डेंसिटी
कम है और उसका फ़ायदा लोगों ने उठाना चाहिए और उसके लिए पूरी खबरदारी पूरी जिम्मेदारी खुद ले लेंगे तो यहाँ पे स्प्रेड कंट्रोल में रह सकता है। बिल्कुल सर। सर ये तो रही कोविड की बात, बट पनवेल के काफ़ी और बहुत मुद्दे हैं। ऑफकोर्स आपको आते ही साथ कोविड से जूझना पड़ा और बाकी लेकिन काफ़ी इश्यूज़ हैं पनवेल के, उनको किस तरह करेंगे? जैसे कि पानी की समस्या सबसे बड़ी यहाँ पे मानी जा रही है और सालों साल से चल रही है, उसकी क्या स्टेटस है सर? पनवेल का जो अभी कारपोरेशन का निर्माण हो गया 1 अक्टूबर 2016 में हो गया, अभी 4 साल हो गए, 5वां साल शुरू है। पनवेल के इनहेरेंट कुछ इशू है, उसमें इनकम के बारे में हम सोचेंगे। हम सोचते हैं कि हमारा पूरा प्लानिंग जो है वो जो है सिडको का प्लानिंग है और हमारा शहर जो है जैसा नई मुंबई जैसा होना चाहिए, लेकिन उसमें न्यू मुंबई का जो फॉर्मेशन जो है 1992 में हो गया और उसके हिसाब से वहाँ LBT GST फंडिंग जो है अभी उनको साल में 1000 करोड़ के ऊपर जो फंडिंग जो है गवर्नमेंट ग्रांट की रूप में मिल रही है। पनवेल का ऐसा हो गया कि वो जो जब GST एप्लीकेबल हो गया 1 जुलाई 2017 में, तो उसके पहले का जो है 3 महीने का ग्रांट पकड़ के कारपोरेशन को सिर्फ 33 करोड़ का बेस वैल्यू हो गया। 33 और 1000 करोड़ इसमें बहुत सारा फर्क है। इसकी वजह से यहाँ बहुत सारे फंडिंग के इश्यूज जो है शुरू से ही यहाँ आने लगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी कारपोरेशन को आनी चाहिए, तो इसमें प्रॉपर्टी टैक्स का जो है वो असेसमेंट एक्चुअली 17-18 में होना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं, तो वो अभी हम कर रहे हैं। उसमें थोड़ा सा लोगों को बुरा भी लगेगा क्योंकि टैक्स किसी से भी खींचेंगे हम तो वो टैक्स बिठाने वाला आदमी का अच्छा नहीं रहता, तो मेरे लिए भी कुछ गालियाँ मिलेंगी, लेकिन ये कारपोरेशन अच्छी बनेंगी तो ये शहर अच्छा रहेगा। उसके लिए वो ये जो स्टेप्स है वो तो मुझे लेनी ही पड़ेगी। इस पे लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। कहा जा रहा है कि पनवेल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने भी पूरा टेक ओवर भी नहीं किया है नोड्स को और हम पे प्रॉपर्टी टैक्स लाद रहे हैं। इसके लिए आप सिटीजन को क्या करें? इसमें कैसा है कि कारपोरेशन का जो एक्ट है और बाकी गवर्नमेंट के जो सब कानून है, समझो सिडको का भी कानून है। सिडको जो है कंपनी एक्ट्स के तहत वो रजिस्टर की हुई कंपनी है और वो स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी है। ये इलाके के लिए वो स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी बनाई है। वो रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट जो रहता है उसके मुताबिक तो वो काम करती है। इनका काम प्लानिंग करके बाद में वो लोकल बॉडी को हैंडओवर करने का है। अभी उनको टैक्स लगाने का अधिकार नहीं होता, इसकी वजह से वो सर्विस चार्जेस रिकवर करते हैं। और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ग्राम पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल, ये जो है लोकल गवर्नमेंट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो कॉन्स्टिट्यूट किए हुए लोकल बॉडीज़ है, वो इनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए टैक्सेशन के स्पेशल राइट्स है और ये टैक्सेशन लगा ही नहीं तो यहाँ पे कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आएगी और वो जो कानून के मुताबिक उनको जो जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी निभा नहीं पाएंगे। ये जो है सालों साल चलने वाली चीज़ है। टैक्स तो किसी को चुका नहीं है, इनकम टैक्स है उसके बारे में हम सवाल नहीं पूछेंगे। ये लोकल बॉडी का जो है इसके बारे में हम बार बार सवाल पूछते रहेंगे, लेकिन जो किया जाता है वो कानून के मुताबिक वो करना पड़ता है कि जो शहर के लिए शहर को जो सिविल एमिनिटीज़ देनी पड़ती है उसके लिए वो करना पड़ता है। जी बिल्कुल सर, और कई सवाल हैं, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ख़ास मेहमान में हम बहुत जल्द वापस आएंगे। वेलकम बैक। ख़ास मेहमान में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हमारे ख़ास मेहमान हैं म्यूनसिपल कमिश्नर पनवेल के सुधाकर देशमुख साहब। सर जो हम बात कर रहे हैं कि फंड्स का क्रंच ऑफ कोर्स है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को पनवेल की बहुत शॉर्टेज है, बट इसके चलते भी जो इश्यूज़ हैं उनको क्या आपने आइडेंटिफाई किया? बेसिकली फंड का क्रंच ऐसा टेम्पररी है। ये फंड का क्रंच जो है वो बिल्ड करना चाहिए है। ये जो पहले 4 साल में होना चाहिए था वो अभी कर रहे हैं समझो। और ये डेवलपमेंट वर्क जो है अभी जो कर रहे हैं तो सिटी में जितना पॉसिबल है वो तो शुरू हो गए। कंक्रीट रोड बहुत सारे कारपोरेशन होने के बाद शुरू किए गए हैं। डेवलपमेंट वर्क के बारे में बहुत सारा काम अभी चल रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि पानी की जैसे समस्या है, पानी और क्या क्या समस्याएं आपको लगता है जो चैलेंजेस हैं इस एरिया के? पनवेल शहर इतना बड़ा शहर होते हुए भी पनवेल नगर परिषद जो थी वो बहुत छोटी थी। उसका खुद का जो कंट्रोल का एरिया था ओनली 3.63 स्क्वायर किलोमीटर था। बाकी जो एरिया है आउट ऑफ 110 स्क्वायर किलोमीटर्स, तो उसमें से वाटर सप्लाई की स्कीम्स जो है कुछ जगह पे सिडको की है, कुछ जगह पे MIDC की है
और कुछ जगह पे हम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण से पानी ले रहे हैं। तो ऐसा अलग अलग संस्था के ऊपर अभी कॉर्पोरेशन डिपेंडेंट है और ये कंट्रोल भी बहुत सारा जो है सड़कों के पास है। ये धीरे धीरे ये जो स्कीम से ट्रांसफ़र हो जाएगी कॉर्पोरेशन के पास, तो ट्रांसफ़र होने के बाद ये चलानी पड़ेगी। तो अभी जो है सड़कों ने वो पूरा करके वो सही तरीके से वर्किंग कंडीशन में और पूरा सफिशिएंट रहेगा, इस हिसाब से वो ट्रांसफ़र करना है। वो हिसाब से सड़कों और हमारी मीटिंग्स चल रही है, उसमें जब वो सेटिस्फैक्ट्री डिसीजन हो जाएगा तो कॉर्पोरेशन के डिसीजन के बाद वो ऐसी जो सिविल फैसिलिटीज़ जो है, जो उसको नागरिक सुविधा जो है वो कॉर्पोरेशन के पास आएंगी, उसके बाद मेंटेनेंस होगा। अभी जो है ये इलाके का पानी जो है उसके बारे में जो कॉर्पोरेशन का पुराना म्यूनिसिपल काउंसिल का एरिया छोड़ के जो है वो कंट्रोल जो है वो अभी सिडको और बाकी संस्थाओं के पास है। तो सर लोगों को मतलब ये बातें हो रही हैं कि सिडको से बात हो रही है, ये प्रोजेक्ट्स आएंगे, ये पानी की समस्या कब तक आपको लगता है, कितना कुछ टाइम पीरियड अगर बता सकें? ये जो है ट्रांजिशनी स्टेज रहता है। अभी नवी मुंबई कॉर्पोरेशन का जो निर्माण जो है, वो जो एस्टेब्लिशमेंट जो है, तो उनकी एस्टेब्लिशमेंट 1992 में हो गई। अभी तक 2007-2009 तक बहुत सारी सुविधाएं वो जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उसकी जो जगह जो है वो भी आज भी कुछ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी 28 ईयर्स वो ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये सब करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, दो संस्था डिफरेंट है, उनका सिंक्रोनाइज होने में टाइम लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सिडको सालों साल रहेगी और वो सब मेंटेन करेगी, क्योंकि उनको भी इसके लिए पैसा लगेगा। तो सिडको भी ये कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको जो है ये सब डेवलप करके वो लोकल बॉडी को हैंडओवर करना है, खुद ये मेंटेन करेंगे। तो सिडको का जो बेसिक जो है निर्माण इसके लिए हुआ है कि वो सिटी या इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगे, तो वो ही दूर रहेगा। तो रेगुलर मेंटेनेंस ये सड़कों का काम नहीं है, तो उसके हिसाब से ही सड़कों काम कर सकती है। तो ये धीरे धीरे ही ट्रांसफ़र हो जाएगा। हमने तो जल्दी शुरू किया है वो ट्रांसफ़र के लिए। न्यू मुंबई का हम देखेंगे तो अभी भी ट्रांसफ़र हो रही है बहुत सारी। ये पनवेल कॉर्पोरेशन का 2016 में निर्माण होते हुए भी आज 4-5 साल में बहुत सारी सुविधाएँ जो है हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उसमें से जो स्वच्छता का जो है वो तो अभी कॉर्पोरेशन कर रही है। सर ये जिस तरह से आप बात कर रहे थे, अभी आप बता भी रहे थे कि नगर परिषद का जो एरिया था बहुत छोटा था, जो शहर पनवेल है बहुत छोटा है, इसकी अलग समस्याएं तो हैं, हम बात भी करेंगे उसके बारे में। लेकिन अब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में बहुत एरिया आपका रूरल एरिया काफ़ी आ गया है, उसके ऊपर कुछ कदम उठाए गए हैं? मेरे पहले गणेश जी देशमुख ने जो किया है स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट, तो उसमें 5 विलेज उन्होंने ले लिए हैं। और अभी ये साल भी हमने फोकस किया है कि जो रूरल एरिया है वो जो कॉर्पोरेशन में आ गया है, तो उसका डेवलप कैसा किया जाए और उनको सिटी का लुक कैसा आ जाए, वैसे हिसाब से अभी प्रयास है। बहुत सारा डेवलपमेंट वर्क हमने थोड़े कॉन्सेंट्रेट रूरल एरिया में किया है, जो कि उनको अच्छी सुविधा मिले। और फोकस कुछ दिनों के लिए वैसा ही रहेगा कि वो लोगों को सिटी का लुक आ जाएगा। डेवलपमेंट प्लान हमारा बन रहा है। डेवलपमेंट प्लान में ये रूरल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट ठीक कैसी रहेगी, वो उनके लिए ज़्यादा सुविधा कैसी मिलेगी, यही फोकस रहेगा। 24 गाँव का ये जो भूमापन वगैरह चल रहा है उसके बारे में कुछ बताइए। ये जो है इशू ऐसा है कि जो गाँवठान रहते हैं हमारा लैंड रेवेन्यू कोड के मुताबिक, तो गाँवठान की जो ज़मीन होती है उसके लिए हमारा प्रॉपर्टी टैक्स रिकॉर्ड छोड़ के बाकी कोई रिकॉर्ड किसी के पास ओनरशिप का नहीं रहता। और जब ये रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो उसको कोई बिल्डिंग परमिशन या प्लानिंग ऐसा कर नहीं सकते, तो उनको इलीगल कंस्ट्रक्शन करने का थोड़ा सा लोग ट्राई करते हैं। बहुत सारे इलीगल स्ट्रक्चर हो जाते हैं। बहुत सारे शहर है वो बहुत सारे दिनों से उनका सिटी सर्वे नहीं हो रहा, लेकिन ये सिटी सर्वे हमने करने के लिए कॉर्पोरेशन ने रेजोल्यूशन पास किया और उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कॉर्पोरेशन उठा रही है। जो 2 करोड़ के ऊपर खर्चा हो जाएगा वो खर्चा कॉर्पोरेशन कर रही है। तो वो खर्चा करके ये सब लोगों का जो ऑक्यूपेंसी है, उनकी जो जगह है, उनके लिए उनको सिटी सर्वे का एक्सट्रैक्ट मिलेगा। और जब सिटी सर्वे का एक्सट्रैक्ट उनको मिलेगा तो वो खुद का बिल्डिंग बना सकते हैं। बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक उनको सब रेगुलराइज बेनिफिट मिल सकते हैं। वैसे हिसाब से ये कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने उसके लिए 6 महीने का टाइम दिया है।
जो गाँवठान है जिसके लिए किसी का 7/12 या कोई एक्सट्रैक्ट नहीं है, उसका ही सिर्फ सर्वे इसमें होने वाला है। और ओनरशिप टाइटल जो है, जो ऑक्यूपायर है, जो वहाँ रह रहा है, जिसके नाम पे ग्राम पंचायत का कोई टैक्स का कोई रिकॉर्ड है या उसका रहने के लिए बाकी भी जो चीज़ें हैं वो वेरीफाई करके उनको उसका ओनरशिप टाइटल ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो ओवरऑल जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग करने की बात कर रहे हैं, तो डीपीसी की बात कर रहे हैं, उसके लिए क्या तैयारियां हो रही हैं? डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए कॉरपोरेशन ने ऑलरेडी रिजोल्यूशन पास किया है। उसका एग्जिस्टिंग लैंड यूज़ मैप जो है अभी शहर में क्या है उसका सर्वे भी हो गया है और अभी उसका प्लानिंग के मुताबिक उसका जो है फाइनली जो है प्लान बनती है तो वो कॉरपोरेशन पास करके गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए जाती है। तो उसकी तैयारी भी हमारी खास चल रही है कि जो कि फोकस करके ये सिटी जो है अपना टूरिस्ट के लिए अट्रैक्टिव कैसा बने, ये लेक सिटी यहाँ पे वाटर बॉडीज़ बहुत सारी है, उसको प्रोटेक्शन कैसा मिले, ये लेक सिटी कैसा बन सकता है, यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ मेडिकल फैसिलिटी कैसी हो सकती है, या होटलिंग या बाकी बिज़नेस कैसे बढ़ सकते हैं कि जो कि यहाँ अभी काम करने वाला शहर है। तो ये काम करने के अलावा यहाँ बिज़नेस का टच आ जाएगा तो ये लोगों की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए काम आने वाली चीज़ है। आज हम देखेंगे तो पनवेल में सबसे ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन जो है उसमें केमिकल इंडस्ट्री में काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो वो थोड़ा सा शिफ्ट होके होटल बिज़नेस है, बाकी टूरिस्ट जो है, बाकी सब चीज़ों में इसका फ़ायदा हो जावे, नीचे अपने नज़दीक एयरपोर्ट आ रहा है उसका कुछ फ़ायदा हो जावे, ऐसे हिसाब से हमारा प्लानिंग रहेगा। सर एक दूसरी जो बड़ा मसला है इस एरिया में है वो इलीगल कंस्ट्रक्शंस का, और काफ़ी समय से आ रहा है एंड कभी वो कहा जाता है कि पॉलिटिकल सपोर्ट भी है या लोकल सपोर्ट भी है, इसको किस तरह से डील कर रहे हैं आप? ये पनवेल में 65 to 70% एरिया जो है सड़कों के कंट्रोल में एरिया है। इलीगल स्ट्रक्चर, इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है उसका जो बाकी जगह पे जितना प्रॉब्लम उतनी यहाँ पे नहीं है। सड़कों ने बहुत अच्छा प्लानिंग किया है यहाँ पे। हम देखेंगे, हम जहाँ अभी खड़े हैं इतनी अच्छी गार्डन जो है सड़कों ने डेवलप की है। थोड़ा बहुत इलीगल स्ट्रक्चर के बारे में जो कंप्लेंट्स आती है उसके ऊपर एक्शन ली जा रही है। और जो इलीगल स्ट्रक्चर और इंक्रोचमेंट, ये दो चीज़ें डिफरेंट है। इंक्रोचमेंट जो है रोड के ऊपर कोई आता है, बैठता है, वो भी बड़ी समस्या है, या ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे कैसा है कि हमारे डेली बाज़ार या बाकी जो खुली जगह छोड़ी है कि जहाँ पे सड़कों ने रिजर्वेशन में डेली बाज़ार या बैठने के लिए जगह, मार्केट के लिए जगह छोड़ी है, वो कॉरपोरेशन के पास हैंडओवर हो जाएगी। और हैंडओवर होने के बाद ये जो लोग जो है वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। आज कैसा है कि लोगों की नीड सोच के कोई ग्राहक क्या मांग रहा है तो इसी हिसाब से थोड़े बहुत रोड के ऊपर इंक्रोचमेंट हो रही है, लेकिन उसके ऊपर एक्शन भी बहुत स्ट्रांगली ली जा रही है। ये कंप्लेंट्स आ रही है, एक्शन भी ली जा रही है, मगर ये नीड फुलफ़िल करने के लिए हमें कुछ जगह पे डेली बाज़ार, वीकली बाज़ार या मार्केट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। उसके लिए सड़कों से जगह कॉरपोरेशन के पास ट्रांसफ़र हो रही है, कुछ जगह पे सड़कों खुद डेवलप कर रही है। वैसा हो जाने के बाद ये इशू इतना नहीं रहेगा। इंक्रोचमेंट और इलीगल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। कॉरपोरेशन के एरिया में इतना इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है उसके बारे में इतना इशू नहीं है। जो इंक्रोचमेंट के बारे में जो कंप्लेंट आ रही है वो सड़कों एरिया में ऐसी जगह कोई पब्लिक के लिए यूज़ करने के लिए, कमर्शियल यूज़ करने के लिए, मार्केट के लिए जगह नहीं है। उसकी वजह से लोगों की डिमांड देख के कुछ लोग ये आ रहे हैं, मगर उसको कंट्रोल किया जाए। ये इंक्रोचमेंट का जो है काफ़ी हॉकर्स का होता है, ये तो हॉकर्स पॉलिसी के बारे में कुछ खास ठोस कदम? हॉकर्स की पॉलिसी बनाने में भी अभी कैसा है कि ये रोड्स भी कॉरपोरेशन के लिए अभी तक हैंडओवर नहीं किए गए सड़कों के एरिया में। तो वो रोड्स हैंडओवर होने के बाद जो एरिया है वहाँ पे हॉकर्स पॉलिसी बनेगी और बाद में वहाँ हॉकर्स हो सकेंगे। बहुत सारा हमारा आज तक का जो एक्सपीरियंस है, सब लोगों को इंटरेस्ट रहता है नो हॉकर जोन में। और जो सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने जो रूल्स बनाए हैं उसके मुताबिक तो हॉकर्स के लिए कुछ पॉलिसी बननी पड़ती है। तो वैसी पॉलिसी बनाना शुरू है। अभी हमारा सर्वे जो है फाइनल टच में है, कितने लोगों है उनको उनका लिस्ट बन रहा है, वो उसके बाद में हमारा हॉकर पॉलिसी वैसा बनने वाला है। सर पनवेल में जो कॉरपोरेशन बनने के बाद से ख़ास तौर से जो देखा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल क्लास में काफ़ी टसल देखा गया। सुधाकर शिंदे साहब के टाइम से भी अब काफ़ी हुआ था। उस टाइम पे यहाँ पे जो ठाकुर फैमिली है, रामसेठ ठाकुर हैं, प्रशांत ठाकुर एमएलए हैं एंड ऑफ कोर्स परेश ठाकुर भी हैं, तो काफ़ी उनका पॉलिटिकली यहाँ पर वर्चस्व है और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स देखी गई। आपका किस तरह का एक्सपीरियंस है? वैसा तो लोकली हम देखते हैं कि ये टसल चलता है या एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी जमती ने ऐसा हम बोलते। तो पॉलिटिकल लीडर जो रहता है तो उसकी गली से शुरू हो जाता है, हर एक आदमी उसको टच में रहता है।
तो उसको जब पूछा जाता है कि ये करो वो करो, ये करवा के ले लो, ऐसा होता है, तो पहली जिम्मेदारी उनकी बनती है कि वो पब्लिक के लिए काम करें, क्योंकि वहाँ से वोटिंग करके वो वहाँ इलेक्ट होके आ गए हैं। ये टसल यहाँ पे मेरा अभी तक अर्बन लोकल बॉडीज़ का एक्सपीरियंस जो है 1994 से है। तो यहाँ जो टसल आप देख रहे हैं वो लोकली आपको ज़्यादा लग रही है। यहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं, दोनों रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के लोग एक्चुअली बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं और डेवलपमेंट यहाँ पे दिख रही है। बहुत सारी जगह पे जो है बहुत सारे फंड यहाँ इधर गया उधर गया ऐसा चलता है। यहाँ पे बहुत अच्छा कंट्रोल है, उनका बहुत अच्छा सहयोग है। और हमें ये एक चीज़ समझनी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंट करता है, डिसीजन नहीं लेता। और जो पॉलिटिशियन या लोकल बॉडी में कैसा है कि जो जनरल बॉडी रहती है, स्टैंडिंग कमेटी रहती है, उनको डिसीजन लेनी पड़ती है। डिसीजन लेने में कोई भी गलती करेंगे तो दुनिया उनके ऊपर उंगली उठाते हैं। तो उनका डिसीजन सही होना चाहिए, हमारे प्रपोजल सही जाने चाहिए और वो डिस्कशन करके उसके डिसीजन होने चाहिए। तो जब ऐसी चीज़ें चलती है तो उसके बारे में उनको सही बोल के उनको गलत बोल के एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा बोलना ये डेमोक्रेसी में एक्सपेक्टेड नहीं है। डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिशियन जो है उनको साथ में लेके उसमें कभी अपोजिशन लीडर रहेंगे, कभी सत्ता में रहेंगे, ये सब जो रहेंगे वो सवाल पूछते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी बनती है कि वो सही सवाल का सही जवाब दे दे। सिर्फ हम बड़े कि तुम बड़े ये हिसाब में ना जाएंगे तो डेवलपमेंट में वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। बीच में परेश ठाकुर साहब ने भी थोड़ा प्रोटेस्ट किया था, आपके जो ऑफिशियल्स हैं उनके अगेंस्ट में कंप्लेन किया था आपको कि बराबर उन्हें रिस्पांस नहीं मिल रहा है और थोड़ा लेथार्जी दिख रही है। उस तरह को किस तरह से नहीं, ये कैसा है कि ये थोड़ा बहुत चलता रहता है। अभी मेरे अगेंस्ट में भी थोड़ा सा कुछ बोल रहे थे, मेरे अगेंस्ट में बाद में कुछ नहीं बोले, ये थोड़ा बहुत चलता रहता है। लेकिन ये नहीं चलेगा तो कॉर्पोरेशन के ऑफिसर भी कुछ कभी कभी काम नहीं करेंगे या कभी कभी इनसे भी गलती हो जाएगी। तो ऐसा थोड़ा बहुत चलेगा, इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। ये डिफरेंसेस होते हैं तो किस तरह से फिर आप टैकल करते हैं? हो जाते हैं हम लोग जब हमारे बेसिकली ऑफिस बियरर जो है 5 ऑफिस बियरर होते हैं, मेयर, डेप्यूटी मेयर, पक्ष नेता, विरोधी पक्ष नेता और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, 5 जो होते हैं उनको साथ में बैठ के ये सुलझा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। घर में भी तभी मियाँ बीबी झगड़ा करते हैं तो क्या मियाँ बीबी एक दूसरे को छोड़ के तो नहीं जाते। तो वैसा ये इतना नहीं है, ये जो जितना समझ रहे हैं उतना नहीं है, वो थोड़ा बहुत तो चलेगा और ये चलता रहेगा वैसा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पार्ट एंड पार्सल ऑफ डेमोक्रेटिक इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ डेमोक्रेसी। और ये काम के जब ये कलेक्टर ऑफिस नहीं है, कलेक्टर बोलेगा ये ऐसा मेरा अधिकार है, ये मेरे अधिकार में करूँगा, वैसा तो वहाँ कॉर्पोरेशन का नहीं है। कॉर्पोरेशन में कमिश्नर को पूछा जाएगा, हमारे ऑफिसर को कुछ चीज़ें पूछी जाएगी, वो पूछने के बाद ये हमारा भी जिम्मेदारी बनता है कि ये हमारे पीपल रिप्रेजेंटेटिव है, उनको भी कुछ मालूमात होनी चाहिए, उनको भी कुछ बताना चाहिए। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। महासभा भी हमारी होती है हर महीने में, उसमें भी सवाल जवाब होते रहते हैं। लेकिन ये जो है डेमोक्रेसी का एक पार्ट है और हमारे कानून में ही बताया गया है कि उनका मीटिंग होगा, मीटिंग में डिस्कशन होगा, मीटिंग में क्या कैसा काम चलेगा, ये सब दिया गया है। तो ये लोग हमें पूछते हैं, यानी ये पूछते हैं तो उनका पूछने का हक ही नहीं है, ऐसा हमारा कहना गलत रहेगा। सर एक और दूसरी इंटरेस्टिंग जो बात हुई है कि अब यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी की है और स्टेट में महाविकास आघाड़ी है, दूसरी पार्टीज़ हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे कोई टेंशन है, क्लैशेस? कुछ नहीं है, अभी तक तो कुछ नहीं है, क्योंकि वैसे रिलेशनशिप ये लोगों के भी अपोजिशन जो लीडर्स हैं उनसे अच्छे हैं। यहाँ काम जो डेवलपमेंट रहेगा उसको बिगाड़ने का किसी का इरादा नहीं रहता, वैसी आदतें नहीं हैं। इसकी वजह से डेवलपमेंट वर्क में इधर के सत्ताधारी या गवर्नमेंट के सत्ताधारी उनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोविड के टाइम में जैसा हमारे यहाँ लोकल डिसीजन में बीजेपी के जो यहाँ हमारे स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स थे, कॉर्पोरेशन के डिसीजन थे, उसमें बहुत अच्छे डिसीजन लिए, खर्चा भी करने के लिए बहुत सारी सैंक्शन दे दी गई। और गवर्नमेंट की तरफ से देखेंगे तो हमारे जो पालक मंत्री जो है महोदया, उनसे भी बहुत अच्छा सहयोग मिला। यानी ये बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन एक्चुअली पनवेल में है कि जहाँ पे सत्ताधारी और विरोधी ऐसा करने के अलावा डेवलपमेंट या जो क्राइसिस है उसको डिफेंड करने में दोनों में बहुत अच्छा मुझे तालमेल रखना आसान हो गया और कुछ ऐसा तकलीफ़ नहीं हुआ कि अभी ये डिसीजन ऐसा हो रहा है मैं क्या करूं, ऐसा प्रॉब्लम तो मेरे सामने नहीं खड़ा हुआ और वैसी प्रॉब्लम्स अभी तक तो नहीं है। सर पॉलिटिकल सिस्टम को तो आपने बहुत अच्छे से संभाल के ले रहे हैं। एक जो बात आती है अपने एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करना, आपके ऑफिसर्स को हैंडल करना, काफ़ी एलिगेशंस भी लगते हैं, डिसिप्लिन की बात होती है, तो आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं और क्या मैसेज दे रहे हैं? आपको एक चीज़ मैंने पहले भी बता दी कि कॉर्पोरेशन का स्टाफिंग पैटर्न अभी तक हमारा मंजूर नहीं हुआ।
नई मुंबई कॉरपोरेशन हम देखेंगे तो 10,000 स्टाफ है, थाना में 20-25 नई मुंबई का इतना ज़्यादा है, थाना के भी वैसा है, पूना में 20,000 से ऊपर है, पिंपरी चिंचवड़ में 7-8 हज़ार के ऊपर है। तो इतना बड़ा स्टाफ होता है। हमारा स्टाफ जब 600-700 रहेगा तो उनसे काम करवा के लेना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। और कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ जो हम लेते हैं उसको उतनी जिम्मेदारी नहीं रहती। जब हम यहाँ पे कोई काम करने को उसको लगाएंगे, उसको कोई फाइनेंशियल पावर देगा, उसमें को वो बिगाड़ देगा, क्योंकि उसको वो दिन काम करने का सिर्फ है जिम्मेदारी। वो दिन बिगड़ गया, कल उसको निकाल दिया तो उतनी फ़र्क नहीं पड़ रही। जो परमानेंट स्टाफ है वो करता है। फिर भी अपने यहाँ जो ऑफिसर्स पहले नहीं थे, तो अभी ऑफिसर्स सब लाए कि जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होने के बाद वो आ गए हैं। तो सब डिपार्टमेंट एक्टिव करने के लिए जिम्मेदार ऑफिसर लाए हैं और उसमें बहुत सारा बदलाव आया है। अभी डिसीजन लेने में वो लोग सही डिसीजन ले सकते हैं। कमिश्नर खुद अभी तक तो ऐसा होता था कि कमिश्नर को खुद को भी कभी कभी लेटर लिखने पड़ते थे। तो इतनी छोटी चीज़ें कमिश्नर को करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, तो उसका पॉलिसी मेकिंग में दिक्कतें आ सकती है। तो वो जो है पॉलिसी मेकिंग में अभी मैं पूरा मेरा समय दे सकता हूँ और मेरा जो ऑफिसर्स जो है उसमें काम कर सकते हैं। बिल्कुल सर। और फाइनली सर, व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये पनवेल शहर में हमें देखना है कि हमारा शहर मुंबई के बाजू में है। हमारे शहर के नज़दीक एयरपोर्ट आ रहा है। JNPT के वहाँ ब्रिज बनने के बाद हम बिल्कुल कोलाबा के नज़दीक जाएंगे। हमारे यहाँ भीड़ तो बढ़ने वाली है, आबादी बढ़ने वाली है, यहाँ कंस्ट्रक्शंस डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ बहुत आने वाली है, बिज़नेस बढ़ने वाला है। ये सब बढ़ने के लिए हमें दो चीज़ें देखनी है। ये हमारी कॉरपोरेशन जो है यही बाद में सबकी केयर टेकिंग इंस्टीट्यूट रहेगी और इसको हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए, फाइनेंशियली उसको सशक्त बनाना चाहिए। वो सशक्त रहेगी तो ही इतने बड़े शहर के लिए वो सब फैसिलिटीज़, सिविल एमिनिटीज़ दे सकेंगी। तो आप पहले इनकम के बारे में सब सहयोग दें और जो अच्छा करना है उसके बारे में डेवलपमेंट वर्क में जब लोग खुद से शुरू करेंगे तो यह शहर अच्छा बनेगा, अट्रैक्टिव बनेगा। और मुंबई शहर जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा पनवेल में इम्पोर्टेंस बढ़ने वाला है, क्योंकि जो हमारा गोल्डन ट्रायंगल हम बोलते हैं नासिक, पुणे और मुंबई को, उसमें से यही एक जगह है कि वहाँ लोग बस सकते हैं। यहाँ नैना का डेवलपमेंट है या बाकी भी सब चीज़ें हैं। तो उसके लिए अपना अच्छा शहर बनने के लिए हमें खुद को, जैसा फॉरेन में कनाडा में हम देखते हैं कि 50% तक टैक्स पेमेंट करते हैं, तो हमारा अच्छा शहर रहने के लिए, हमारा घर चलाने के लिए जैसा पैसा लगता है वैसी तरीके से हमारी सिटी चलाने के लिए भी फैसिलिटी के लिए भी पैसा लगेगा। तो उसके लिए सब लोग अच्छा योगदान दें, अपना ख्याल रखें। और अभी कोरोना के बारे में मैं बोलूँगा, कोरोना अभी तक गया नहीं है। कोरोना के लिए हमें जो 3 नियम हैं, मास्क का यूज़ करना, सैनिटाइज़र यूज़ करना या हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग, इसका अच्छी तरीके से पालन करिए। नहीं तो आज भी बहुत सारी पूरी फैमिलीज़ कोरोना पॉजिटिव आ रही है। मेरे भी फैमिली पिछले महीने हम तीनों पॉजिटिव आ गए थे। वैसे तरीके से वो जब कोरोना हो जाता है तब पता चलता है कि कोरोना क्या है। जब तक नहीं होता तब तक हम बोलते हैं कि कुछ नहीं हो रहा। हमें बाहर का जब हम देख रहे हैं तो लगता है कि बहुत कम हो रहे, लेकिन हम खुद जब पॉजिटिव हो जाते तो पूरा फैमिली पॉजिटिव हो जाता है। हमारे लिए कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करता और वैसे टाइम में हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो टाइम पे सिर्फ कॉरपोरेशन इसमें काम कर रही है। तो सबको मैं फिर एक बार बोलूँगा कि कोरोना को रोकने के लिए आप खुद ये 3 नियमों का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया हमें। और ये थे कमिश्नर साहब पनवेल के, और बहुत ही क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड ऑफ कोर्स डिसिप्लिन्ड और बहुत ही क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ उन्होंने जिस तरह से बताया है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए रेसिडेंट्स का भी, एंड इनकम को लेकर, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जो इश्यूज़ हैं उसमें सब में कोऑपरेशन चाहिए। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स इसको समझते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिर एक बार ख़ास मेहमान में आने के लिए। एंड ख़ास मेहमान में इस हफ्ते से इतना ही, अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ। नमस्कार। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.